मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने अभी तक आपको इतिहास में सिक्कों की इम्पोर्टेंस क्या थी और भिन्न भिन्न प्राचीन काल से लेकर आज तक सिक्कों का इतिहास क्या रहा है उसे बताने की कोशिश अपने पिछले 2 वीडियो में की। आज हम आपको सल्तनत काल में सिक्कों का इतिहास बताएंगे। सल्तनत काल में जहां पर सुल्तान शब्द का प्रयोग हो जाए तो आपको अपने दिमाग में ये डाल लेना चाहिए कि वो सल्तनत काल लग गया। अब टॉपिक पर आते हुए हम बताएंगे कि सल्तनत काल में असल में सिक्के का औचित्य क्या था कि मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने भारतीय रंग के सिक्के चलवाए थे। महमूद गजनवी ने वो शख्स था जिसने 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। हेनरी एलियट ने बताया था कि महमूद गजनवी ने चांदी का सिक्का चलवाया था जिस पर संस्कृत भाषा में कलमा लिखा होता था और गजनवी ने देवनागरी भाषा में अवमेक्तम मोहम्मद अवतरह लिखवाया। इसके बाद में सिक्कों पर कलमा लिखवाने की पद्धति को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। यानी इसने अवमेक्तम मोहम्मद अवतरह लिखवाया था देवनागरी लिपि में और उसके बाद में इन्होंने सिक्कों पर सबसे मुख्य बात यह है कि कलमा लिखवाना शुरू किया। कलमा मुस्लिम में एक शुद्ध माना जाता है। औरंगजेब चूंकि एक कट्टरपंथी व्यक्ति था तो उसने कही कि ये कलमा लिखे हुए सिक्के काफिरों के हाथ में जाते हैं, अशुद्ध हाथों में जाते हैं, इसलिए उसने इन सिक्कों पर से कलमा को ही हटवा दिया। महमूद गजनवी ने जिन सिक्कों पर अवमेक्तम मोहम्मद अवतर लिखवाया था उन सिक्कों पर यह शब्द ये घुड़सवार आकृति और नंदी आकृति का था। हम यूं कह सकते हैं कि मोहम्मद गजनवी शिव के रूप में सिक्का चलवाने वाला प्रथम शासक था। यानी महमूद गजनवी ने शिव के रूप में सिक्का को चलवाने का श्रेय जो है मुस्लिम शासक महमूद गजनवी को दिया जाता है। महमूद गजनवी के जो शिव के रूप के सिक्के थे उनको दिल्ली वाला सिक्का कहा गया है। वजन में ये 56 ग्रेन के थे। ग्रेन किसी भी चीज के भार को मापने की इकाई थी। जबकि मोहम्मद गोरी ने जो सिक्का चलवाया था उसे दहलीवाल सिक्का कहा गया था। मोहम्मद गोरी के सिक्के दहलीवाल पर हिंदू देवी लक्ष्मी जी की आकृति अंकित थी। इन सिक्कों पर मोहम्मद बिन शाम उत्कीर्ण मोहम्मद गोरी ने करवाया था। अब यहाँ पर मुख्य रूप से या आयोग आपसे पूछेगा तो वो पूछेगा दिल्ली वाला सिक्का मोहम्मद गजनवी ने चलवाया और दहलीवाल सिक्का जो चलवाया था वो मोहम्मद गौरी ने चलवाया था। भारतीय इतिहास में इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाने का कार्य किया था। यह ममलूक वंश का था और इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाने का काम इल्तुतमिश ने किया था और ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जिस तरीके से अकबर को मुगल सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता जिसने भारत में शुद्ध अरबी
सिक्के चलवाने का कार्य किया था। टंका, अब सिक्कों में क्या था? टंका। इल्तुतमिश ने जो सिक्का चांदी का जारी किया था उसे हम टंका कहा गया। इसका वजन 175 ग्रेन का था। जीतल, इल्तुतमिश ने जो सिक्का तांबे का जारी किया था उसे जीतल कहा गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली को शुरू करने वाला इल्तुतमिश ही रहा था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा, ध्यान है मुस्लिम जगत में खलीफा दो जगह के मुख्य होते थे। एक तो मेसोपोटामिया यानी इराक की राजधानी बगदाद का खलीफा, इसका औचित्य राजनीतिक दृष्टि से अधिक था। दूसरा खलीफा होता था रेड सी के नीचे मिस्र का खलीफा होता था, उसका औचित्य बगदाद के खलीफा की अपेक्षा कम होता था। तो इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर बिल्लाह का उल्लेख किया। तब बिल्लाह ने इल्तुतमिश को खिलियत, इसने बिल्लाह के पास में प्रस्ताव दिया था कि मुझे सुल्तान आपको स्वीकार करें, क्योंकि मुस्लिम जगत में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती थी वो खलीफा की होती थी। तब इस खलीफा ने, बगदाद के खलीफा अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर बिल्लाह ने क्या किया था? उसको खिलियत की उपाधि, कौन को? इल्तुतमिश को खिलियत की उपाधि दी थी। खिलियत का शाब्दिक अर्थ होता है वैधानिक सुल्तान। अब देखिए नेक्स्ट, सोने का टंका। सोने का टंका बलबन ने सोने का टंका चलवाया था जिस पर हजरत दिल्ली उत्कीर्ण था। उल्लेखनीय, चांदी का टंका इल्तुतमिश ने चलवाया था और सोने का टंका जो चलवाया था वो बलबन ने चलवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मगनी यानी इकन्नी यानी एक आना पैसा, दुगनी यानी दोहन्नी यानी दो आना पैसा, जो दो आना अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाए थे। इकन्नी और दोअन्नी अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी का टकसाल जो अधिकारी था वो हिंदू था जिसका नाम था ठाकुर फेरी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदू टकसाल अधिकारी किस दिल्ली सल्तनत के काल में रहा था, या उस हिंदू टकसाल अधिकारी जो दिल्ली सल्तनत के काल में रहा था उसका नाम क्या था और किसके दरबार में था? तो अलाउद्दीन के दरबार में था। ये हिंदू टकसाल अधिकारी का नाम था ठाकुर फेरी। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री कहा जाता है क्योंकि टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा को भारत में सर्वप्रथम एमबीटी ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। मुद्रा दो प्रकार की होती है, मैं आपको इससे पूर्व के वीडियो में भी बता चुका हूं, वास्तविक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, अब इसमें एडवर्ड थॉमस नामक इतिहासकार ने एमबीटी को प्रिंस ऑफ द मनियर्स कहा है। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिंस ऑफ द मनियर्स किसने कहा, या दिल्ली सल्तनत में ये प्रिंस ऑफ द मनियर्स किसे कहा गया? तो कहा था प्रिंस ऑफ द मनियर एडवर्ड थॉमस ने। किसके विषय में कहा था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा था। एमबीटी के समय चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए एमबीटी ने सांकेतिक मुद्रा को प्रचलन में लाया था और एमबीटी ने दुकानी एवं चांदी का सवाई टंका चलवाया था। एमबीटी ने सोने की दीनार 200 ग्रेन, चांदी की अदली, ध्यान रखना सोने की तो दीनार है जो 200 ग्रेन की है 200 ग्रेन, और चांदी की अदली जो कि 140 से लेकर 144 ग्रेन की है वो चलवाई थी। अब देखिए, शम्स ए सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही
अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारीख फिरोजशाही दो लोगों ने लिखी है। इसी टाइटल के नाम से, तारीख फिरोजशाही के नाम से दो लोगों ने इसको लिखा था। एक तो शम्स ए सिराज अफीफ ने लिखा था और दूसरा जियारुद्दीन बन्नी ने लिखा था तारीख फिरोजशाही। शम्स ए सिराज अफीफ कहता है कि जीतल का अद्धा यानी आधा एवं चौथाई जीतल का चौथाई जो बिख चलवाने का श्रेय जो है फिरोज तुगलक को जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलवाया था। दिल्ली सल्तनत के बाद में जो लोदी वंश आता है तो बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलवाया था। और उत्तर भारत में अकबर के पहले तक विनिमय का प्रमुख ये साधन बहलोली सिक्का रहा था। बहलोली सिक्के का मूल्य 6 जीतल के बराबर हुआ था। यहां तक तो मैंने आपको ये सिक्कों का इतिहास बताया। अब लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट को और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि बलबन ने दीवान अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछेगा निर्माता विभाग, तो बलबन निर्माता था दीवान अर्ज का यानी सैन्य विभाग का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी निर्माता था दीवान वकूफ का। अलाउद्दीन खिलजी निर्माता था दीवान मुस्तखराज का। दीवान ए वरीद का, दीवान वरीद एक गुप्त विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत जो कि वर्तमान में राशन पद्धति कहलाती है उसका विभाग को गठित किया था। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग और दीवान ए कजा यानी न्याय विभाग बनाया था। और इसने दीवान कजा बनाया था, विदेशी था, ये मोरक्को का था यानी दक्षिण आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मोरक्को का था। फिरोज तुगलक ने इमलाक ए इस्तेहाक यानी पेंशन विभाग बनवाया था। फिरोज तुगलक ने दीवान बंदगान दासों से संबंधित विभाग था। दीवान खैरात गरीब, केवल क्योंकि कट्टर मुस्लिम था इसलिए इसने गरीब लोगों के लिए, मुस्लिम थे उनके लिए बनवाया था। और दीवान इमारत वर्तमान का PWD डिपार्टमेंट कह सकते हैं यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक ने वकील ए सुल्तान डिपार्टमेंट बनाया था। और ध्यान है दिल्ली सल्तनत में जो तोपें कहलाती थी या हथियार कह लो उनको, तो मंजरिक, अराड़ा, गरगज थी जो कि प्राचीन काल में रथ मूसल यानी उनमें आगे तोप के मुहाने पर पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का बहुत बड़ा गोला लेकर रख कर फेंक दिया जाता था। विस्फोटक नहीं होती थी क्योंकि हमें मालूम है भारत में सबसे पहले विस्फोटक सामग्री को लाने वाला बाबर था 1526 में। वो उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग किया था, इसलिए तब तक बारूद का प्रयोग नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम सेना को नगद वेतन दिया था, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। फिरोज तुगलक के सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है, यानी फिरोज तुगलक को क्वेश्चन पूछ सकता है किससे सल्तनत युग का अकबर कहा जाएगा, तो फिरोज तुगलक को कहा जाएगा। इसने दीवान रसातल का निर्माण कराया था इसलिए इसे कहा जाता है। और दीवान रसातल का मतलब होता है जो पब्लिक शिकायत होती है उसका। अब बलबन के समय वजारत निम्न काल का था। वजारत सुल्तान के बाद सेकंड डिपार्टमेंट जो बलबन ने गठित किया था वो वजारत का था। उसका मुखिया वजीर होता था जो वर्तमान में मुख्य उसको प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। बलबन ने सिजदा और पाबूस नामक प्रणालियों का भी शुरुआत कराई थी। इस तरह मैंने आपको 3 वीडियो के अंतर्गत भारतीय सिक्कों के प्राचीन काल से लेकर सल्तनत काल तक देने की
कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे और आपके लिए, मुझे यह भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभान्वित सिद्ध होंगे। अब अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल तक के लिए नमस्कार।